दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, पहले मौत दे दी जाए और उसके बाद उस मौत को जश्न में तब्दील कर दिया जाए। आप सोच रहे होंगे आज शुरुआत में ही इस बात का जिक्र इस तरीके से क्यों हो रहा है। दरअसल मौजूदा वक्त में मीडिया का सच जिस भयावह तरीके से उभर कर सामने आया है वो डराने वाला है, क्योंकि इस तरीके का वातावरण बनाते चले जाइए कि कोई भी संवेदनशील व्यक्ति डर जाए, खौफ में आ जाए, उसके भीतर की रूह कांपने लगे, वो घबराने लगे, डरने लगे। हो सकता है उसे मौत भी आ जाए। और जब मौत आ जाए तो इसको बताने से गुरेज बिल्कुल ना कीजिए कि उसकी मौत की वजह हम ही हैं। और देखिए जरा दोबारा इस वीडियो को, जिसमें यह शख्स मौत से पहले कैसे थरथरा रहा था, बार बार पानी पी रहा था, अपने दिल पर हाथ रख रहा था और कहीं असहज था, लेकिन वह लगातार अपनी बातों को रख रहा था। दूसरा पक्ष लगातार उसके साथ बदतमीजी कर रहा था, गाली गलौज हो रही थी, ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग हो रहा था जिसको क्यों टेलीविजन पर दिखाया जाए, यह भी एक सोच की बात हो सकती है। लेकिन बिजनेस मॉडल यही है। क्या वाकई यह बिजनेस मॉडल है या मौजूदा वक्त का एक ऐसा सच जिस पर हर कोई बात करना नहीं चाहता है, या कोई भी इस पर बात करने से घबराता है, कतराता है, क्योंकि हमारा एक पूरा सिस्टम इस तरीके से बना दिया गया है जिसमें जो सबसे ज्यादा शोर करेगा, हंगामा करेगा, झूठ बोलेगा, बिना तथ्यों के साथ बातों को रखेगा, उसका महत्व ज्यादा होगा, उसकी महत्ता ज्यादा होगी, कानून उसके पीछे चलेगा, संविधान उसके लिए रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा और सत्ता उसको अपनी बाहों में उठा लेगी। क्या ऐसी व्यवस्था इस देश के भीतर में बन नहीं गई है? हमें लगता है कि कुछ पन्ने अतीत के पलटिए, कुछ भविष्य की तरफ देखना शुरू कीजिए। और आज जब हम मीडिया का जिक्र कर रहे हैं तो उन तथ्यों को जरा समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहां पर नेताओं का जिक्र आज नहीं करेंगे। हमें लगता है कि पत्रकारों का ही जिक्र होना चाहिए। इस बात का जिक्र होना चाहिए कि यह स्थिति आ क्यों गई, कैसे आ गई और इस दौर में हो कुछ क्या रहा है। और बीते 6-7 बरस से इस देश के भीतर में क्या वाकई किसी मीडिया संस्थान के भीतर कोई रिपोर्टिंग, कोई जमीनी रिपोर्टिंग, लोगों की जरूरतों से जुड़ी हुई सोच या उन सोच को लेकर एक बहस की गुंजाइश इस देश में खड़ी की गई है क्या? या कोई ऐसी स्थिति लाई गई है जिसमें इस देश की राजनीतिक सत्ता को, इस देश में संविधान की व्याख्या करने वाले सुप्रीम कोर्ट को, इस देश में जांच करने वाली प्रीमियर एजेंसी सीबीआई तक को सामने रेंगना पड़ा हो और कहना पड़ा हो कि मीडिया वाकई निगरानी करता और मीडिया ये फोर्थ स्टेट के तौर पर अपना काम कर रहा है? जी नहीं, ऐसी कोई सोच आपको इस दौर में मिलेगी नहीं, ऐसा कोई उदाहरण आपको इस दौर में मिलेगा नहीं। फिर हम लोग यहां आकर कैसे खड़े हो गए हैं? हमें लगता है कि कुछ चीजों को अतीत में टटोल लीजिए। जब हम जिक्र कर रहे हैं डिबेट शो का, यह डिबेट शो आज तक में चल रहा था। आज तक के शुरुआती संपादक एसपी सिंह हुआ करते थे, सुरेंद्र प्रताप सिंह। उस दौर में चले जाइएगा तो उस दौर में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक हुआ करते थे देवरस। उस दौर में चले जाइएगा तो बीजेपी के नायक हुआ करते थे अटल बिहारी वाजपेयी। उस दौर में अगर आप चले जाइएगा तो अगर सुप्रीम कोर्ट के उस समय चीफ जस्टिस हुआ करते थे जस्टिस वर्मा। ये कैसे डाइल्यूट होते होते हम लोग कहां आकर टिके हैं? मौजूदा वक्त में जस्टिस बोबड़े हैं, उस समय जस्टिस वर्मा थे। जस्टिस वर्मा की कतार को जब आप तय कीजिएगा तो उसके बाद आपको ठाकुर साहब की याद आएगी, जस्टिस ठाकुर, जिनकी आंखों से आंसू निकल गए थे प्रधानमंत्री मोदी के सामने ये कहते हुए कि इस देश के भीतर में इतने विलंब से न्याय इसलिए मिलता है कि जजों की कमी है, उनकी नियुक्ति तेजी से करवाइए, कीजिए। उसके बाद जस्टिस दीपक मिश्रा का आना, फिर जस्टिस रंजन गोगोई जो इस वक्त संसद में पहुंच चुके हैं, सांसद हैं, और अब जस्टिस बोबड़े हैं। इसी सफर में जाइएगा तो वाजपेयी, अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, नरेंद्र मोदी। इसी सफर पे जाइएगा तो देवरस भी याद आएंगे, रज्जू भैया भी याद आएंगे, सुदर्शन भी आपको याद आएंगे और मोहन भागवत भी याद आ जाएंगे। मौजूदा वक्त में है। इसी कड़ी में जाइएगा तो एसपी सिंह के दौर के पत्रकारों की श्रेणी, और मौजूदा वक्त में आते आते जब आप इस वक्त में आइएगा तो कौन से नाम लिए जाएंगे और उन नामों का जिक्र भी क्यों किया जाए। एक ऐसी स्थिति में भारतीय मीडिया आकर खड़ा हो गया है जिसके भीतर का सच हमको लगता है कि आज टू द पॉइंट स्थितियों को देखना चाहिए, समझना चाहिए।
हम इससे पहले बाकी बातों का जिक्र करें, हमको लगता है इस बहस के भीतर झांकने की कोशिश करनी चाहिए जो बहस चल रही थी और जिस बहस के बाद या उस बहस के बीच में तबीयत बिगड़ी। दिल्ली से सटा हुआ गाजियाबाद का इलाका, गाजियाबाद के भीतर में वसुंधरा का इलाका, वसुंधरा में रहते थे सेक्टर 16 में, तबीयत बिगड़ी तो वहां से लगभग 10 मिनट की दूरी पर यशोदा अस्पताल है, वहां ले जाते स्थिति बिगड़ चुकी थी और कोई बीमारी नहीं थी। कोलेस्ट्रॉल इससे पहले जरा सा ज्यादा एक वक्त हुआ था जब हमने हॉस्पिटल वालों से पूछा और उन्होंने जानकारी दी तो ऐसा कुछ नहीं था, लेकिन ये एक ऐसी परिस्थिति थी। लेकिन इस परिस्थिति में उन नेताओं पर मत जाइए, उस दौर में जो नेताओं की मौजूदगी थी वो क्या कर रही थी। सवाल है कि हमारे यहां पत्रकार क्या कर रहा था जो स्क्रीन पर बैठा है। ये एक टेस्ट केस है और इस टेस्ट केस के बेसिक एस्पेक्ट को आज समझने की कोशिश कीजिएगा। बहस हो रही थी बेंगलोर को लेकर। बेंगलोर में जो घटना हुई थी वो एक नवीन नाम के शख्स के मैसेज देने पर हुई थी। हंगामा मच गया था। यह नवीन को बताया गया कि वह एक विधायक जो कांग्रेस का है उसके करीब का है। दूसरी स्थिति यह निकल कर आई कि वो नवीन जो है वह बीजेपी के करीब का है। फिर इस बहस में क्यों जा रहे हैं? हमें तो उन परिस्थितियों को बताना दिखाना है जो कि एक संजीदा तरीके से किसी भी मीडिया न्यूज चैनल के भीतर में या अखबार की रिपोर्ट के भीतर वो चीजें झांके कि यह स्थिति है। इन स्थितियों का जब आप विश्लेषण करें तो बड़े निष्पक्ष भाव से आप चीजों को समझ सकें। लेकिन हमें लगता है कि आज हमें जिक्र करना चाहिए जो बहस हो रही थी उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल किस तरीके से किया जा रहा था। इसमें जो इस्लामिक स्कॉलर अतीकुर रहमान के तौर पर थे उनसे यह बातचीत चर्चा शुरू होती है। एंकर के शब्दों को सिर्फ देखिएगा आप, बाकी चीजों को भूल जाइए। क्या जवाब आ रहा था, क्या जवाब नहीं आ रहा है। पहला सवाल, यह क्या हो रहा है? पोस्ट पसंद नहीं आएगी तो क्या शहर को आग लगा दी जाएगी? एंकर का सवाल है। जवाब जो भी आ रहा है, एसडीपीआई का आदमी पकड़ा गया है ना, पुलिस के हत्थे चढ़ गया है ना। क्या वो आग संबित पात्रा लगाने जा रहे थे या राजीव त्यागी लगाने जा रहे थे जो आप इस तरीके से बोल रहे हैं? कह दीजिए कि मंदिर बचाने जा रहे थे। आग लगाने कौन गया था, बचाने कौन गया था, नारे कौन लगा रहा था, क्या लगा रहा था? आपने नारा सुना था या जब नारे लगाए जा रहे थे अपने आंख नाक कान सब बंद कर लिए थे? आप हिंदू मुस्लिम का एंगल लेकर आना चाहते हैं क्योंकि यह आपको सूट करता है। इसके बाद बात आगे बढ़ती है। कोई एक रेफरेंस आता है राजस्थान का, उस राजस्थान के बाद रेफरेंस के बाद स्थिति आती है कि हम आपको बताते हैं, जरा कान खोलकर सुनिए। ये सारे संवाद एंकर के हैं। असम के एक प्रोफेसर ने पोस्ट लिखा भगवान राम को लेकर, उसके खिलाफ कार्रवाई की गई। कोई आग लगाने नहीं गया। आप आग लगाने को जस्टिफाई कर रहे हैं, बहानेबाजी कर रहे हैं, तो यह भी बता दीजिए आप बहुत बड़े लिबरल हैं, सेकुलर हैं। एक पकड़ा गया है आप मुजाम्मिल पाशा, तो आपको इतनी तकलीफ हो रही है। आप एसडीपीआई को बचाने की भूमिका में हैं, उसकी एक भूमिका बना रहे हैं और फिर कह रहे हैं कि जो भी अपराधी है उसको जेल में डाल दो, फांसी दे दो। ये आप कह रहे हैं। सबको जेल में डाल देंगे तो आप क्या करेंगे? बहुत बढ़िया। और अचानक झटके में एंकर ताली बजाने लगता है। यह टेलीविजन स्क्रीन पर चल रहा है। मतलब आप बहुत बड़े लिबरल सेकुलर बुद्धिजीवी हैं और इन दंगाइयों की कारतूत पर पर्दा डालने के लिए आप कहां से उदाहरण ला रहे हैं। लानत है ऐसी सोच पर जो ऐसे कारतूतों को छुपाने के लिए अपने कारतूतों को लेकर उठाए और फिर छुपा दे। आप मेरी चादर को गंदी बता रहे हैं, मैंने तो उससे भी ज्यादा गंदी चादर देखी है। यह कह रहे हैं आप कि गंदी चादर पूरे शहर में घुमाऊंगा फिर आग लगा दूंगा। सामने से उस शख्स ने कहा कि नहीं, करणी सेना का इस्तेमाल बीजेपी करती है, संबित पात्रा इसका डिफेंड कर रहे हैं। तो फिर सवाल होता है, आप संबित पात्रा करणी सेना को डिफेंड कर रहे हैं तो क्या आप एसडीपीआई को डिफेंड करेंगे? तो आप भी इन आतंकवादियों को, इन गुंडों को, इन दहशतगर्दों को, दंगाइयों को डिफेंड कर रहे हैं जो आग लगा दी गई पूरे शहर में। आपके दावे से फांसी नहीं होती। सामने वाला शख्स बोल रहा है जो अपराधी है उसको फांसी दे दीजिए। यहां से आवाज आई एंकर की, आपके दावे से फांसी नहीं होती। यह सड़क तंत्र नहीं है। फेसबुक की पोस्ट पसंद ना आए तो आग लगा दो और आपका मन करे तो जेल में डाल दो, फांसी चढ़ा दो। कानून है, पुलिस है, एजेंसी है, यह तय करती है। क्यों नहीं आप शिकायत दर्ज कराने का मादा रखते हैं? क्यों नहीं इंतजार कर सकते थे? क्यों आग लगा दी गई?
तब फिर उस शख्स ने कोई उदाहरण दिया, उस शख्स के काउंटर में कुछ और उदाहरण का जिक्र, आप राजस्थान का उदाहरण क्यों दे रहे हैं, आबू धाबी का दे दीजिए, वहां से कुछ चीजें ले आइए, सऊदी अरब का उदाहरण दे दीजिए, सीरिया का ले आइए, वहां से कुछ निकाल कर ले आइए। और जो आप मीडिया की जिम्मेदारी करें, तो मीडिया तो आग नहीं लगा रहा था, मीडिया कर्मी तो आग में नहीं झोंक रहे थे, और मीडिया आप कह रहे हैं मैं अभी कुछ कह दूंगा तो आप मेरे खिलाफ नारे लगाने लगेंगे, कल घेर लेंगे, सड़क पर उतर जाएंगे। दोगलापन क्या होता है यह बताने की जरूरत नहीं, जनता सब कुछ देख रही है, वो तय करेगी। यह एक भूमिका है शुरुआत की भूमिका, पहले 10 मिनट के संवाद के भीतर के एंकर्स के ये शब्दों की भूमिका है, इससे हटकर कोई शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया। हम जब फोर्थ स्टेट का जिक्र कर रहे हैं तो फोर्थ स्टेट का जिक्र संविधान द्वारा निर्धारित की गई चीजों के आधार पर कर रहे हैं, और उसमें यह मानकर चल रहे हैं कि 3 स्टेट अगर फेलियर हो जाएंगे तो फोर्थ स्टेट का काम निगरानी करना है। लेकिन फोर्थ स्टेट अगर किसी एक स्टेट के साथ खड़ा हो जाए या सारे स्टेट्स सत्ता के साथ खड़े हो जाएं और उसके शब्द में अपने शब्दों को बोलने लगेंगे तो फिर बौद्धिकता कोई मायने नहीं रखेगी, तथ्य कोई मायने नहीं रखेंगे, संवाद का स्तर इतने नीचे गिर जाएगा और उसके बाद एक शोर होगा, एक हंगामा होगा, और आपके जहन में यह सवाल आएगा कि यह दरअसल टीआरपी का संकट है। हमें लगता है यह टीआरपी का संकट नहीं है। उसका जीवंत उदाहरण कई हम दे सकते हैं कि यह टीआरपी का संकट नहीं होता है। टीआरपी के जरिए पूरे के पूरे टेलीविजन मीडिया का जो न्यूज सेक्शन है उसके लिए 2500 करोड़ ही है, जो कि इस दौर में थोड़ा और कम ही हो गया है, विज्ञापनों की कमी हो गई है। तो 2 से 2500 करोड़ के बीच में जब सारे न्यूज चैनलों को उस दायरे में आ जाना है तो क्या उसकी होड़ है? हमको लगता है यह मौजूदा वक्त में पत्रकारों की अज्ञानता का घोतक है। मौजूदा वक्त में यह मीडिया संस्थानों के मालिकों का मौजूदा सत्ता के सामने रेंगने की स्थिति है। यह मौजूदा वक्त में अपने अस्तित्व को कैसे बरकरार रखा जाए और उसको लोकप्रिय इस आधार पर बनाया जाए कि जो भी सत्ता है उनके शब्दों का इस्तेमाल अगर हम करने लगेंगे तो हम लोकप्रिय हो जाएंगे। यह अंदाज है वो। इसके पीछे कोई एक बिजनेस मॉडल नहीं है। यह एक ऐसा मॉडल है जिसमें आप स्टेट के साथ यह सोचकर खड़े होते हैं कि अगर नहीं खड़े होंगे तो मारे जाएंगे, और स्टेट भी इस भूमिका में आ जाता है। स्टेट का मतलब मौजूदा राजनीतिक सत्ता ही होती है। सत्ता इस बात का अनुभव आपको लगातार कराती है कि आप हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो मारे जाएंगे। और जहां तक टीआरपी की बात है, बहुत सारे प्रयोग ऐसे हैं और इसके जीवंत उदाहरण तो हम खुद ही हैं। चाहे वो आज तक हो, चाहे वो एबीपी न्यूज हो, चाहे वो सहारा न्यूज हो, चाहे वो एनडीटीवी न्यूज हो, चाहे वो जी न्यूज ही क्यों ना हो, तमाम जगहों पर जब जब प्रोग्राम लोगों के सरोकार से जोड़कर तथ्यों के साथ जमीनी रिपोर्टिंग को जोड़ा जाता था, लोग उसको देखने के लिए इंतजार करते थे। और उसके आगे के प्रोग्राम में और उसके पीछे के प्रोग्राम में जिस तरह की विभत्स स्थितियां दिखाई जाती थी, वो कोई भी घटना हो सकती है। वो भूत प्रेत को याद कर लीजिए, वह खली को याद कर लीजिए, वह आप किसी को भी याद कर लीजिए, किसी भी रूप में याद कर लीजिए। हर दौर में हमने देखा समझा है मीडिया में काम करने के दौरान, अगर आप वाकई इस देश के भीतर के ब्लैक एंड व्हाइट को पकड़ कर लाते हैं और उससे लोगों के इमोशन उसमें जुड़े होते हैं तो उसको टीआरपी हमेशा ज्यादा मिलेगी, वो ज्यादा लोग देखे जाएंगे। लेकिन उसमें बड़ी मेहनत मशक्कत होती है, उसमें एक बड़ा विजन होता है, उसमें एक पूरी टीम वर्क होती है, रिपोर्टिंग होती है, लोगों के साथ जुड़ाव होता है, और वो सवाल सीधे सीधे हर उस सत्ता को करता है जो सत्ता पंचायत स्तर पर हो, जो सत्ता विधानसभा के स्तर पर हो, जो सत्ता केंद्र में बैठी हुई हो। और मौजूदा वक्त में केंद्र ने जो भारत के भीतर का चौखंबा राज था ना, पंचायत से चलकर संसद तक पहुंचता था, मौजूदा सत्ता की यह सबसे बड़ी उपलब्धि है कि किसी गांव में भी कोई घटना हो जाती है तो वहां इस देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है, और दिल्ली में भी कोई घटना होती है तो देश के प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है, सीमा पर भी कुछ हो जाए तो प्रधानमंत्री का नाम ले लिया जाता है, और देश के भीतर में कोई छोटा बड़ा स्कैम हो जाए या उपलब्धि हो जाए तो भी प्रधानमंत्री का नाम आ जाता है। इसका मतलब है कि झटके में पूरा सिस्टम एक व्यक्ति के दायरे में आ गया, या उस व्यक्ति ने अपने कैनवास के दायरे में उस पूरी व्यवस्था को ले लिया जिस व्यवस्था का खांचा बनाया गया था संविधान के मद्देनजर, और संविधान धीरे धीरे गायब हो गया। तो ये फोर्थ स्टेट की भूमिका भी धीरे धीरे खत्म होती गई, और खत्म होने के बाद
अज्ञानता कहें, नासमझी कहें, या फिर एक बहुत ही शातिरपना कहें, जिसमें आप सत्ता के अनुकूल शब्दों को रखकर अपनी स्थितियों को मजबूत करते हैं, यह भी एक सच है मौजूदा वक्त का। और अगर आप ध्यान दीजिए, इस दौर में जो बच्चे 2013-14 में मीडिया संस्थानों से जुड़े होंगे, उन बच्चों को 6 साल में भी क्या जानकारी मिली, यह भी एक सोचने की बात होगी। उनसे कोई रिपोर्टिंग नहीं कराई गई, उनको किसी तरीके से लोगों के मुद्दों से नहीं जोड़ा गया। आज की तारीख में जब हम आपसे जिक्र इस बात का अगर कर दें कि इस देश के भीतर में वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिस पे चर्चा होनी चाहिए, जिस पर रिपोर्ट दिखानी चाहिए, तो आप इतने इतने मुश्किल हालातों का जिक्र कर देंगे, यहां तक कर देंगे कि 2 दिन पहले जो किसान सम्मान निधि का बटन दबाया गया और इस बात का प्रधानमंत्री ने जिक्र किया कि हमने बटन दबाया और इस देश के 8.5 करोड़ किसानों के खातों में 2-2 हजार रुपए पहुंच गए। आपको जानकर हैरत होगी, सरकार की साइट ही जानकारी दे रही है कि 8.5 करोड़ तक नहीं पहुंच पाए, यह सिर्फ 6.5 करोड़ तक पहुंच पाए हैं। और उसके भीतर का सच क्या होगा, यह दूर की गोटी है, क्योंकि जब आप साइट्स बनाते हैं तो उसमें पता चलता है सबसे कम स्थिति मध्य प्रदेश की है। मध्य प्रदेश में जितने भी बेनिफिशियरीज थे उसमें से सिर्फ 10% के पास पैसा पहुंचा है। मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को यह सवाल खड़ा करना चाहिए। गवर्नमेंट की साइट बतला रही है कि सम्मान निधि, बहुत सारे मुद्दे हैं जिनको आप उठा सकते हैं, लेकिन मुद्दे आप वही उठाएंगे जिसके जरिए वाकई एक नैरेटिव इस राजनीतिक सत्ता के अनुकूल बन जाए, या उसकी कमजोरियों को ढक ले, या फिर हर एक छोटे मुद्दे को, हर एक छोटी मुश्किल को छुपाने के लिए बड़ा एस्पेक्ट आकर सामने खड़ा हो जाए। कुछ ऐसी ही रिपोर्टिंग भारत के मौजूदा वक्त में मीडिया में हो रही है। हमको लगता है कि इसको थोड़ा और साफ गोई के साथ आपके सामने हम रखते हैं, क्योंकि हमने कुछ अलग अलग इंस्टीट्यूशंस जो काम करते रहते हैं भारत के मीडिया पे, उनसे डाटा हमने कलेक्ट किया इस दौर में। कल से हम लगातार उनसे पूछ रहे थे कि हमको जानकारी दीजिए कि जिस वक्त सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो 29 सितंबर 2016 को जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, तो उसके बाद इस देश में टॉप 10 नेशनल न्यूज चैनल ने कितनी बार भारत पाकिस्तान को लेकर चर्चा की। और आपको जानकर यह हैरत होगी कि जो चर्चा निकल कर आई कि सितंबर 2016 के बाद से 3 साल टारगेट लेकर चले कि 2019 तक इन 3 सालों में 1095 दिन होते हैं। इन 1095 दिन में हर दिन लगभग 2.5 बहस, यानी 2.5 बहस, इसका मतलब है लगभग 2600 बहस 10 न्यूज, टॉप 10 न्यूज चैनल जो नेशनल लेवल के हैं, इसमें 1-2 अंग्रेजी को भी शामिल किया गया है, बाकी हिंदी के हैं। 2600 बहस पिछले 3 साल में सिर्फ और सिर्फ भारत पाकिस्तान को लेकर हुई है। इसको मात देते हुए हिंदू और मुसलमान को लेकर कमाल की बहस हुई, और हिंदू मुसलमान के दायरे में धारा 370 भी आया है, 3 तलाक भी आया है, गौवध भी आया है, और भीड़तंत्र का हिस्सा भी आया, तमाम चीजें आई हैं। और ये पिछले 5 साल का जो डाटा निकल कर आया, 365 दिन के हिसाब से 5 साल में होते हैं 1825 दिन। इन 1825 दिनों में भारत के टॉप 10 न्यूज चैनलों में जो बहस हुई है वो 4800 बार बहस हुई है, यानी हर बरस का औसत 960 आया है। 960 का मतलब हर दिन बीते 5 बरस से 3 बहस हर दिन हिंदू मुस्लिम को लेकर इस देश में हो रही थी। यानी जब नहीं भी था तो एवरेज जो निकाला गया उसका हम जिक्र आपसे कर रहे हैं कि यह स्थिति इस बीच में है। यह तो एक स्थिति, उसका दूसरा हिस्सा देखिए। जो चीन के साथ जो मुठभेड़ हुई उसके बाद 15 जून को यह मुठभेड़ होती है, जिसमें भारत के 20 जवान शहीद हो जाते हैं, और 3 जुलाई को प्रधानमंत्री मोदी ले पहुंचते हैं, जहां इस बात का जिक्र करते हैं कि 1 इंच भी जमीन नहीं दी गई है। इन बातों का जिक्र उससे पहले भी उन्होंने किया, वहां पहुंचकर भी इसका अंदेशा दिया। हमने उनसे पूछा कि 15 जून से लेकर जो 3 जुलाई तक कितनी बहस हुई, और 3 जुलाई के बाद जो चीन की सीमा पर तैनाती है और सीमा पर चीनी सेना नहीं है, इसको लेकर कितनी बार जिक्र न्यूज चैनलों ने किया जो नेशनल लेवल पे है। जो कि आज भी जो भारत के डिफेंस मिनिस्ट्री है उसकी भी वेबसाइट पर इस बात का जिक्र हुआ था कि
वहां पर चीनी सेना मौजूद है और लगातार सैटेलाइट पिक्चर के जरिए आज भी यह स्थिति है। आज भी यह स्थिति है, इस बात का जिक्र है कि कहीं युद्ध की स्थितियां तो नहीं बन रही है और उसकी सेना मौजूद है, और उसकी सेना की मौजूदगी भारतीय सीमा के भीतर है, जो इससे पहले नहीं थी। उसमें नजर आया कि 15 जून से लेकर 3 जुलाई तक जो प्रधानमंत्री ले गए 190 बहस। यह बहस वो है जिसमें इस बात का जिक्र किया गया कि चीनी को हरा दिया जा रहा है, चीन की सेना लौट चुकी है, चीन अब वहां पर नहीं है। 190 बहस, और 3 जुलाई के बाद 112 बहस हुई है, जिसमें इस बात का जिक्र है कि अब चीनी सेना पूरी तरीके से लौट चुकी है और भारत दोबारा तरीके से अपने उसमें आ गया है और वो लौट। ये सिर्फ बहस का हिस्सा है। यानी जो नैरेटिव्स बनाए जाते हैं वो किसके लिए बनाए जा रहे हैं, बहस किस बात को लेकर की जा रही है, बहस का अंदेशा किस दिशा में जा रहा है, ये सारी परिस्थिति जब बतलाती है तो हम इसलिए आपसे कह रहे थे कि स्थिति बदल गई। हमको लगता है पुराने दौर में लौट जाइए, जिस समय हम आपसे जिक्र कर रहे थे। आज तक में एसपी सिंह हुआ करते थे, आरएसएस में देवरस हुआ करते थे, वाजपेयी बीजेपी में हुआ करते थे, जस्टिस वर्मा हुआ करते। जस्टिस वर्मा ने हिंदुत्व की व्याख्या को अपने तरीके से, जब सुप्रीम कोर्ट में यह बात आई तो हिंदुत्व की व्याख्या हुई थी। आज उसका जिक्र करने की जरूरत नहीं है, वो सुप्रीम कोर्ट की साइट पर मौजूद है। उस हिंदुत्व की व्याख्या करते करते इस बात का भी बहुत साफ तौर पर जिक्र किया गया था कि यह हिंदू मुस्लिम शब्द जो है, इनका इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होना चाहिए पॉलिटिकल पार्टीज के जरिए, जिसके जरिए वो वोट बैंक की दिशा में बढ़ाते हैं चीजों को। और जब ये बहस हो रही थी आज तक पे, तो उसमें बीजेपी के प्रवक्ता, नाम लेना भी उचित नहीं लगता है हमें कि नाम भी लिया जाए, उनके प्रवक्ता इस बात का जिक्र कर रहे थे कि देखिए वह तो एकजुट हैं। और उन्होंने उस वक्त बैठे हुए जो एंकर थे आज तक में, उनसे कहा कि आपको शर्म आनी चाहिए कि आप इन चीजों को छुपाते हैं, आप विशेष समुदाय का उपयोग करते हैं, विशेष समुदाय मत बोलिए, मुझे इस पे आपत्ति है। कौन बोल रहा है? बीजेपी का प्रवक्ता एंकर को बोल रहा है, और एंकर खामोशी से सुन रहा है। वो कह रहा है विशेष समुदाय नहीं बोलिए, मैं बताता हूं वो मुस्लिम है, वो मुस्लिम है। और यह भी समझना होगा कि हिंदू जो है बटा हुआ है, ब्राह्मण में, गुज्जर में, राजपूत में, दलित में, इसमें बटा हुआ है, लेकिन मुस्लिम एकजुट है। यहां उनसे एक सवाल जरूर होना चाहिए कि मुस्लिम के भीतर की जातियों का जिक्र भी एक बार करके बता दे। एक बात। दूसरी बात, उन्हें तुरंत डपटना चाहिए कि सुप्रीम कोर्ट का यह आर्गुमेंट है कि इस तरीके से धर्म का नाम नहीं लें, इसीलिए विशेष समुदाय का नाम मीडिया लेता है। आप धर्म से जुड़ा व्यक्ति, लेकिन यहां पर खामोशी बरती गई। उसकी वजह जो भी हो, हमें नहीं लगता है कि इसकी वजह यह होगी कि वह पॉलिटिकल पार्टी के साथ खड़े होंगे। हमें इसकी वजह हमेशा से नासमझी लगती है, अज्ञानता लगती है। हमें इसमें कुछ नहीं कहना है। हम इस बात का जिक्र इसलिए करना चाह रहे थे कि लगभग 25 बरस पहले इस देश के भीतर में गणेश चतुर्थी के दिन 21 सितंबर 1995 को, तब आज तक शुरू ही हुआ था। उस समय एसपी सिंह संपादक हुआ करते थे और उस समय गणेश जी दूध पीने लगे थे और इसको लेकर हंगामा दुनिया भर के मीडिया में हो गया था। और आज तक उस समय रात के 9:30 बजे आता था, सिर्फ 20 मिनट का कार्यक्रम था। वो 20 मिनट के कार्यक्रम को बकायदा उसको देखा जाता था, दूरदर्शन के अधिकारी देखते थे, उसकी स्क्रिप्ट को पास करते थे, विजुअल को पास करते थे और तब उसको आगे बढ़ाया जाता था। आपको जानकर हैरत होगी कि वो स्क्रिप्ट भी लिखी गई, वह विजुअल भी भेजा गया और उसको जो दूरदर्शन के अधिकारी थे, यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो अधिकारी थे, उन्होंने उसे पास कर दिया। 95 का मतलब है पीवी नरसिम्हा राव की सरकार थी। और उस समय जो वीडियो भेजा गया था और जो स्क्रिप्ट लिखी थी, उसमें इस बात का जिक्र था कि गणेश जी दूध नहीं पी रहे हैं। साइंस कहता है कि यह सरफेस टेंशन है, इसमें आप किसी भी मेटल के जरिए जब आप दूध देंगे तो वो एब्जर्व कर लेगा। और इसके लिए इस्तेमाल किया गया था जो मोची के पास जो निहाई नहीं रहती है, जिसपे वो ठोकता है, उसका इस्तेमाल करके इस बात का जिक्र किया गया था। देखिए यह भी ऑब्जर्व कर रहा है दूध को, यह भी अपने अंदर खींच ले रहा है, तो इसका मतलब क्या है। और यह रात के 10 बजे दिखाया गया और उससे पहले CNN हो, BBC हो, लगातार हर मीडिया ने उसको इस रूप में लिया था कि किसी एक व्यक्ति ने रात में सपना देखा कि गणेश जी दूध पीना चाहते हैं और अगले दिन सुबह हंगामा मच गया पूरे देश भर में। यह स्थिति आज तक ने तोड़ी थी, आज तक वो है। हम उन सफर का आपसे बार बार जिक्र इसलिए कर रहे हैं कि चीजें डाइल्यूट हो रही है, और डाइल्यूट होनी स्थिति के बीच में आपके लिए चिंता का विषय इसलिए होना चाहिए क्योंकि आपकी उम्र भी साइंस के लिहाज से एक दिन खत्म होगी। आपके बच्चे निकलकर सामने आएंगे। उन बच्चों को क्या पढ़ाया जा रहा है, क्या दिखाया जा रहा है,
कौन सी इतिहास की जानकारी दी जा रही है, इतिहास भी सही बताया जा रहा है नहीं, या इतिहास बताने के पीछे भी कोई परसेप्शन है, कोई नैरेटिव है, कोई सोच है, या कोई पॉलिटिकल थिंकिंग है, क्या है ये सारी चीजें, यह सोचना होगा। क्योंकि अनूठा सच भारत का है, मौजूदा वक्त में इस देश का हर कॉलेज बंद है, वजह महामारी, हर चीज बंद ध्वस्त कर दी गई है। और दिल्ली जैसी जगह पे दिल्ली यूनिवर्सिटी जो है ऑनलाइन सिस्टम में परीक्षा नहीं ले पा रही है, वो फेल बार बार हो जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है। इतने बड़े देश के भीतर में एक इंफ्रास्ट्रक्चर, देश की सबसे बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी दिल्ली यूनिवर्सिटी के पास नहीं है, और उसके अपने छात्रों की तादाद जो है सिर्फ उनसे ऑनलाइन परीक्षा लेनी है, वह ले पाने में वो सक्षम नहीं हो पा रहा है। लेकिन हमारे लिए ये मुद्दा नहीं है, हमारे लिए कोई मुद्दा नहीं है। हमारे लिए मुद्दा सिर्फ वो है जिसके जरिए आईबॉल्स और कान जो है वह चौंकने लगे, उसके भीतर एक टेंशन आ जाए और वो टेंशन आपको अंदर से हिलाने लगे। सवाल यह है कि इस दौर में जो अपोजिशन है, उसकी जो पॉलिटिकल सोच है, वह भी लॉन्ग टर्म विजन के हिसाब से नहीं चलती है, वह भी शॉर्ट टर्म विजन में आ जाती है। क्योंकि उसको लगता है कि हर क्षण वह कुछ गवा देगी, वह कुछ नहीं बोलेगी तो शायद कुछ खो देगी। वो ये नहीं समझ पा रही है कि यह दौर बोलने वालों की सत्ता का अगर है तो उसकी खामोशी में कहीं ज्यादा एम्बियंस होगा, कहीं ज्यादा उसमें फैक्ट्स होंगे, और उसको जब बोलना है तो वो एक लंबे विजन के साथ चीजों को सामने रखने की सोच वो नहीं आ पा रही है। तो नहीं आ पा रही है तो जिन शब्दों का हमने इस्तेमाल यहां पर किया, पता नहीं वो करना चाहिए था नहीं, लेकिन चूंकि ये सारी चीजें ऑन स्क्रीन है, और ऑन स्क्रीन में जब इस बात का जिक्र किया कि आप जो है आतंकवादियों का साथ दे रहे हैं, वो अपने गेस्ट से कह रहे थे, आप दंगाइयों का साथ दे रहे हैं, आप गुंडों का साथ दे रहे हैं, आप दहशतगर्दों, कमाल की स्थिति है। यह एक ऐसे मेंटल एस्पेक्ट में इस देश को ले जाकर खड़ा कर रहा है जहां पे संकट हर किसी पे आज नहीं कल आएगा ही, और यह स्थिति भी आ सकती है कि धीरे धीरे किस तरीके का एक पूरा का पूरा औरा बनते चला जाए इस देश के भीतर में, कि जहां मौजूदा वक्त के पास सत्ता भी ना रहे, जिसके पास आज सत्ता है, कल अगर वो सत्ता से बाहर निकलेगा तो उसकी स्थिति नाजुक हो जाएगी। हम एक ऐसी स्थिति की तरफ लगातार बढ़ रहे हैं, और ये सोचकर बढ़ते चले जा रहे हैं कि जब तक हैं तब तक तो चीजों का उपभोग कर लें, तब तक तो हमको मान्यता मिल जाए, तब तक तो हमारा अस्तित्व बना रहे। ये बिजनेस मॉडल नहीं है, ये टीआरपी नहीं है, ये देश के खोखला होने की, सोच समझ की, वैज्ञानिक चिंतन की, पढ़ाई लिखाई की, इन सब का खात्मा होना है। और संयोग से मीडिया उस टेक्नोलॉजी पर टिका है जिस टेक्नोलॉजी के जरिए बिना किसी प्रयास के लोगों के घर तक आप पहुंच जाते हैं। उसमें पत्रकार नहीं पहुंचता है, टेक्नोलॉजी पहुंचती है। तो टेक्नोलॉजी ने अपना विस्तार इतना ज्यादा कर लिया है कि मीडिया में जो शख्स आता है उसको लगता है उसका विस्तार हो गया, तो इसलिए वो जो भी बोलता है उसके रिएक्शन उस गांव तक में हो जाते हैं। इसीलिए उन माध्यमों के आश्रय हमने अपना विकास नहीं किया है, अपनी पढ़ाई लिखाई नहीं की है, जर्नलिज्म नहीं की है, वो सोच नहीं डेवलप की है। इसीलिए उन माध्यमों का असर है जहां पर आवाज की गूंज है, जहां पर तरंगों का एक पूरा का पूरा नेटवर्क है जो निचले स्तर तक पहुंच जाता है, जहां कभी इस देश के प्रधानमंत्री नहीं होंगे, उन गांव में भी पहुंच जाता है, और वहां पर भी एंकर को पहचाना जाता है। तो ये कौन सी स्थिति है? बंदिशें इस पे लगेंगी या हमको और आपको इसका सामाजिक बहिष्कार करना होगा या इसको एग्रेसिवली बंद करवाना होगा? ये कैसे संभव है? उपाय हम ही आपको खोजना है, क्योंकि ये समाज की परिस्थिति है मौजूदा वक्त में, और ये सबसे बड़ा संकट है। इसीलिए कोई एक शख्स मरा या उसकी मौत हो गई तो वह एक शख्स नहीं मरा, यह दरअसल उस मरते हुए मीडिया की एक रिफ्लेक्शन है जिसमें एक मौत हुई है। और इसका मतलब है कि आने वाले दिनों में इस मीडिया की मौत भी हो जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया।